बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन कैपिटल बजटिंग टेक्निक के हवाले से है और ये ACC 501, MGD 201 और FIN 622 इन तीनों का मुश्तरका टॉपिक है। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर टॉपिक की तरफ चलते हैं। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स सबसे पहले तो ये बेसिकली होती क्या है ये ज़रा अंडरस्टैंड कर लें, फिर हम देखेंगे। नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बिजनेसेस हैं, ये एक रूटीन में बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ भी किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। हम इसको आसान इस तरह से कर लेते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, रोड्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, कोई प्लाजा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये जब इस तरह काम कर रहे होते हैं तो ये इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है। अब जब ये वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं तो उन्होंने सबसे पहले अपनी टेक्निक देखना है कि आया जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट से उन्हें रिटर्न्स क्या आने वाले हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट क्या लगनी है, ठीक है, और फिर उस इन्वेस्टमेंट के मुताबिक उस रिटर्न से रिलेटेड क्या इतने रिटर्न्स आएंगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए या उन्हें कोई प्रॉफिट हो। तो उसके लिए उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, जज करने के लिए अल्टीमेटली बात है कि एक बंदा एक प्लाजा कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उस प्लाजे से उसे या तो रेवेन्यू सेल्स, शॉप सेल करके आना है या शॉप्स को रेंटेड करके आना है। तो उसने देखना है कि उसे सालाना बेसिस पर कितना रेंट आ रहा है। अब जब उसने देखना है कि वो जो रेंट उसे आ रहा है, वो जो प्लाजे के कंस्ट्रक्शन में जो कॉस्ट आनी है, वो रेंट कितनी देर में उसकी कॉस्ट को रिकवर कर रहा है, और क्या वो रेंट जो है, वो जो प्राइस आनी है, जो कीमत आनी है, या उसे इंस्टॉलमेंट्स पे, किस्तों पे शॉप्स अपने क्लाइंट्स को या अपने कस्टमर्स को सेल आउट करनी है, तो जो रिटर्न किस्तें आनी हैं अगले 5 साल 10 साल तक आती रहनी है किस्तें, वो जो इंस्टॉलमेंट्स हैं क्या वो उसकी कॉस्ट को रिकवर कर रही हैं कि नहीं कर रही। उनको देखने के लिए हमें फिर कुछ टेक्निक्स दी जाती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट टेक्निक नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है, फिर हमारे पास पेबैक पीरियड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। ये चार हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। हम फिलहाल 3 की बात करेंगे, IRR को हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेबैक पीरियड की। पेबैक पीरियड, बल्कि इसको हम साथ साथ एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के साथ हम लेकर चलेंगे प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ, ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। मिसाल ले लेते हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, मुझे पहले साल रिटर्न आया 25,000 का, दूसरा रिटर्न मुझे 40,000 का आ गया, तीसरे साल रिटर्न मुझे 30,000 का आ गया, चौथे साल रिटर्न मुझे 35,000 का आ गया, और 5 साल रिटर्न मुझे फिर 40,000 आ गया। ये 5 साल के मुझे डिफरेंट रिटर्न्स आए हैं। अब पेबैक पीरियड की टेक्निक ये होती है कि सिर्फ ये देखना है कि कितने सालों में मेरी इन्वेस्टमेंट रिटर्न होती है। मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया, ये कितने सालों में मुझे वापस आ जाएगा। तो पेबैक पीरियड का फार्मूला होता है A प्लस B माइनस C ओवर D। अब ये क्या है? A बेसिकली कहलाएगा वो साल जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाए। अब देखें 4 और 3 7 और ये 95,000 बनता है, तो ये 3 जो है ये मेरा A है, जिस साल मेरी इन्वेस्टमेंट नियर टू रिटर्न है। चौथे साल में जाएगा तो ये आगे निकल जाएगी, ठीक है। फिर इन तीनों का जो सम है मैं वो कैलकुलेट कर लूंगा, 25,000, 65,000, 95,000 और 1,30,000।
ये जो 95,000 है ये बेसिकली मेरा सी है, इसे मैं बी कहूँगा, और ये जो 35,000 है ये मेरा डी है। ए वो साल जिस साल इन्वेस्टमेंट नियर टू रिटर्न हुई, बी मेरी इन्वेस्टमेंट है, सी उस साल की टोटल अमाउंट कितनी रिटर्न हो चुकी है, और डी आएगा नेक्स्ट ईयर का जो रिटर्न है वो। वैल्यूज पुट करते हैं, 3 + 1 लाख माइनस 95,000 डिवाइडेड बाय 35,000। तो ये मेरा जो आंसर आ रहा है वो ऑलमोस्ट जो है 0.13 आता है। तो 3.13 ईयर्स लगेंगे मुझे इस इन्वेस्टमेंट को रिटर्न करने में। या फिर मैं क्या करूँगा, इस 0.13 को 365 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे डेज निकल आएंगे कि 3 साल और कितने दिन लगेंगे मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को रिटर्न करने के लिए। तो मैं 365 से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, मेरी अपनी मर्जी है, मैं वो ईयर्स में लिखूँ या वो उसे डेट में लिखूँ। अगर मैं 365 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 साल और वो दिन निकल आएंगे जितने दिनों में मेरी ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगी, और ये ऑलमोस्ट 52-53 डेज बनेंगे कि 3 साल और 52-53 दिनों में मेरी इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया पेबैक पीरियड। अब हम बात करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीवी पे। मैंने बताया ये बड़ा कॉमन है। एनपीवी होता है प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। अब प्रेजेंट वैल्यू में मैं डिटेल डिस्कशन यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा आरएल लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पर। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जब डिस्क्रिप्शन पे उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू की पूरी डिटेल वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन मैं स्लाइटली सा इसको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा कि प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक्स होती हैं। एक मेरे पास होता है कि परपेचुअल रिटर्न्स है, उससे मैं जब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करता हूँ तो वो होता है R/I। कॉन्स्टेंटली परपेचुअल रिटर्न्स आ रहे हैं अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक। मैंने एक शॉप परचेज की, उसको रेंटेड कर दिया, रेंट फिक्स हो गया कि जी हर साल 10,000 रुपये इस पर रेंट आना है, अगले 50 साल तक आता रहना है या 100 साल तक आता रहना है। तो वो अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में मुझे क्या पता मैंने 100 साल जिंदा रहना कि नहीं रहना, या 50 साल तक जिंदा रहना कि नहीं रहना। तो अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम हो गया तो मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू R/I करके निकाल लूँगा कि रेंट मुझे कितना आ रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में कितना चल रहा है, तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। दूसरा क्या है कि एक सिंगल फ्यूचर वैल्यू होती है कि मैंने आज बैंक में पैसे फिक्स रखवाए और मुझे 10 साल बाद वहाँ से एक फिक्स अमाउंट मिल जानी है। आज मैंने 1 लाख रखवाया, मुझे 10 साल बाद वहाँ से 5 लाख या कोई भी अमाउंट मिल जानी है। ठीक है, या मैं मुझे 10 साल बाद 5 लाख चाहिए, 5 लाख मिलना है, तो आज मैंने कितने रखवाने हैं ये चेक करने के लिए मेरे पास ये टेक्निक होती है। तीसरी क्या है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू R इंटू 1 - 1 ओवर 1 + I पावर n डिवाइड बाई I। ये मेरे पास तीसरी टेक्निक है। एक मैंने मिस कर दी, वो चौथी टेक्निक है, वो इन पर अप्लाई होगी और वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे भी। ठीक है जी, अभी हम उसी को अप्लाई करने लगे हैं। वो है जी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू R1 ओवर 1 + I पावर 1 + R2 ओवर 1 + I पावर 2 एंड सो एन Rn ओवर 1 + I पावर n। हम ये टेक्निक अभी उस फार्मूले पे अप्लाई करके अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकालने लगे हैं कि इन्वेस्टमेंट मेरी 1 लाख है, रिटर्न्स ये हैं, मुझे बस I चाहिए इसमें, तो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ I मेरा 10% है। अब बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV हमें कैसे बताएगा कि मेरी ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरे लिए फेवरेबल है कि नहीं है। कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें ये कैसे बता रहे हैं। वैल्यूज पुट करते हैं 25,000 डिवाइड बाय 1 + 0.1 पावर 1 + 40,000 ओवर 1 + 0.1 पावर 2 + 30,000 ओवर 1 + 0.3
0.1 पावर 3 प्लस 35,000 ओवर 1 प्लस 0.1 पावर 4 प्लस 40,000 ओवर 1 प्लस 0.1 पावर 5। अब ये मैं क्या पावर चेंज कर रहा हूँ, बेसिकली क्या है कि ये पहले साल का रिटर्न है, ये एक पावर 1 के साथ डिस्काउंटिंग होगी, ये 2 साल का रिटर्न है तो ये डबल डिस्काउंटिंग होगी, ये तीसरे साल का है तो इसकी पावर 3 आएगी डिस्काउंटिंग के लिए, ये चौथे साल का, ये पांचवें साल का, जिस साल का रिटर्न होगा वही उसकी पावर में आएगा, क्योंकि फार्मूले में n है। फार्मूले में n है, n से फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये पांचवा साल है तो 5, चौथा साल है 4, तीसरा साल है 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन वैल्यूज को इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि ये हमारे पास हमें क्या क्या वैल्यूज देंगी। तो हमारे पास सबसे पहले है 25,000 है, हम इसको डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट पावर 1 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 22,725। 22,725। इसी तरह हम इसको करेंगे 40,000 के साथ, 1.1 पावर 2 के साथ, ये आ गया 33 प्लस 33.058 प्लस, इसी तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे 30,000 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर, हमारे पास क्या है 3, तो ये आ जाएगा 22,539। 22,539 प्लस 35,000 है, 35,000 डिवाइड बाय 1.1 पावर 4, 23,905। 23,905। अब देखिए ये डिस्काउंटिंग हो गई, कितनी कम वैल्यू हो गई। यही वजह होती है कि हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमें को फ़ायदा भी देगा कि नहीं देगा। जी ये हमारी 4 वैल्यूज़ होगी। अब इसको हम अगर प्लस कर लें तो हमारे पास जो आ जाएगा आंसर, एक एस्टिमेटेड आंसर लिख लेते हैं, वो मेरा ख्याल आ जाएगा 22,55, 77, 1,124, अप्रॉक्सीमेटली 126,000 आ रहा है। ठीक है, कोई फिगर आएगी कैलकुलेटर से क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। हमारा जो मकसद है हम उसको डिस्कस करते हैं। अब देखें ये, चले इसको 1,26,000 पूरा ही लिख लेते हैं। 126,000 ये ग्रेटर देन है 1 लाख के। हम क्या फाइंड कर रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू। एनपी का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं एनपीवी फाइंड करता हूं यहां पर, एनपीवी इज इक्वल टू 126,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 26,000। अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ जाए या प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट से ग्रेटर हो तो देखें आपका ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। अगर ये लेस देन आता, 1 लाख से आंसर कम आता, तो ये प्रोजेक्ट रिजेक्टेड था, ये एक्सेप्टेबल सूटेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि डिस्काउंटिंग के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब यही मैंने कहा था कि 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पे बैक पीरियड डिस्कस कर लिया, एनपीवी कर लिया, अब रह गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है ये होता है जी प्रेजेंट वैल्यू ओवर इन्वेस्टमेंट। सेम नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ वही है, सिर्फ वहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ डिवाइड करेंगे। तो 126,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये 1.26 आया। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो आंसर है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी कैलकुलेशन थी, वैल्यूज़ थी। हमने तीनों चीज़ें एक प्रॉपर सीखी, एक एग्जाम्पल के साथ उसको डिस्कस किया
उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।